2024 में बिटकॉइन की नेक्स्ट हार्विंग साइकिल है। ऐसा जब भी पहले हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप किया है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हार्विंग होती क्या है, हार्विंग होने की वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर क्यों जाता है, एंड बिटकॉइन का बॉटम बन चुका है कि नहीं, या फिर हार्विंग के बाद इसके ऊपर साइड पे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, ये समझने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। हेलो एवरीवन, आई एम अर्चित एंड वेलकम टू फाइनेंस वाला। इस चैनल पे हम लोग मोस्टली स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बट बिटकॉइन हार्विंग एक बहुत ही मेजर इवेंट है जिसका एंटिसिपेशन बहुत लोग करते हैं। इसीलिए हमने सोचा आज इसको भी डिस्कस करते हैं एंड ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन हार्विंग होती क्या है। ये समझने से पहले हम लोग को एक बार ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। जब आप नॉर्मल पैसे से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बीच में एक बैंक होता है। तो जब पर्सन 1 पर्सन 2 को पैसे ट्रांसफर करता है तो बीच में जो बैंक होता है वो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है एंड इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। इस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए बैंक आपसे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया बिकॉज इसमें बैंक बीच में एक सेंट्रल एंटिटी है जो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है एंड सारा कंट्रोल भी बैंक के पास है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें बहुत सारे लोग डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस को भी तो किसी को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा बिकॉज इसमें बैंक तो है नहीं बीच में। ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर लगती है, बट बिकॉज बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है इसीलिए कोई भी एक एंटिटी इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि बहुत सारी सेपरेट एंटिटीज इसको रिकॉर्ड करती हैं जिनको बिटकॉइन माइनर्स बोलते हैं। बेसिकली माइनर्स अपने कंप्यूटर पे बिटकॉइन माइनिंग का सॉफ्टवेयर रन करके छोड़ देते हैं, तो उनके कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर यूज करके ये ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होने लगता है। ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो सबके पास ही सेव होते हैं, तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन जाता है। किसी भी एक एंटिटी का इस पूरे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास जो कंप्यूटिंग पावर सप्लाई कर सकता है वो इस बिटकॉइन माइनर्स के नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है। बट बिटकॉइन माइनर्स ऐसा करते क्यों हैं? अगर वो कंप्यूटिंग पावर दे रहे हैं तो उनका कंप्यूटर, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका वाईफाई बिल सब कुछ ही लग रहा है, तो इसलिए बिटकॉइन माइनर्स को बिटकॉइन के फॉर्म में ही पेमेंट होता है। हर बिटकॉइन माइनर को एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ बिटकॉइंस मिलते हैं। अभी करंटली बिटकॉइन माइनर्स को एक ब्लॉक माइन करने के लिए, मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए 6.25 बिटकॉइंस मिल रहे थे, बट 2024 में हार्विंग के बाद एक ब्लॉक माइन करने के लिए सिर्फ 3.125 बिटकॉइन ही मिलेंगे। अभी हो सकता है आपके माइंड में बिटकॉइन माइनिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हो। अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स में प्लीज पूछ लो, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप इस पे कोई डिटेल वीडियो भी देख सकते हो जिससे आपको बिटकॉइन माइनिंग के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हमारा फोकस अलग है। इस वीडियो में हमारा फोकस इस चीज पे है कि बिटकॉइन हार्विंग से बिटकॉइन का प्राइस क्यों मूव करता है एंड कितना मूव कर सकता है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिटकॉइन हार्विंग से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता क्यों है। इसके दो मेन रीजन है। फर्स्ट रीजन है सप्लाई क्रंच। किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन समझना बहुत इजी है। अगर सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, कोविड के टाइम पे कंटेनर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो कंटेनर्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप कर गए थे। अभी करंटली यूरोप में एनर्जी की क्राइसिस चल रही है, एनर्जी की सप्लाई कम हुई हुई है, इसीलिए एनर्जी के प्राइसेस वहां पे बहुत ज्यादा शूट अप करे हुए हैं। वैसे ही बिटकॉइन में हार्विंग के बाद जब कम बिटकॉइन माइन होने लगेंगे तो फिर बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे केस में बिटकॉइन के प्राइस बढ़ सकते हैं। सेकंड रीजन है अटेंशन। क्रिप्टो के केस में आपने ये देखा होगा कि जब भी क्रिप्टो के बारे में सब लोग बात करने लगते हैं, जब भी न्यूज पे, सोशल मीडिया पे ये टॉपिक ट्रेंडिंग होने लगता है, तब सारी ही क्रिप्टो करेंसीज के, स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप करने लगते हैं। बिकॉज हार्विंग एक मेजर इवेंट है तो इसके अराउंड बिटकॉइन पे डिस्कशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीडिया में, न्यूज में इस पे कवरेज और ज्यादा आने लगती है। जब ऐसा होता है तो और ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलता है। जब लोगों को पता चलता है तब उसको बाय करते हैं। जब बाय करते हैं तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो और ज्यादा ये न्यूज में आता है एंड ये चेन इस तरीके से चलती रहती है। तो बेसिकली अटेंशन से डिमांड आती है एंड डिमांड से प्राइस ऊपर जाता है। अब ये देखते हैं कि बिटकॉइन हार्विंग से बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ सकता है, बट उससे पहले ये समझते हैं कि पहले जब ये हार्विंग इवेंट्स हुए हैं तो बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ा है, हार्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस कहां पे बॉटम आउट हुआ था एंड हार्विंग के बाद इसके प्राइसेस कहां पे पीक आउट हुए थे। तो चलिए इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में 3 हार्विंग इवेंट्स दिख रहे हैं। एक 2012 में हुआ था, एक 2016 में हुआ था एंड एक 2020 में हुआ था। अगला हार्विंग इवेंट 2024 में होगा। अभी जो एंटिसिपेटेड डेट है उसकी वो समवेयर अराउंड मार्च में 2024 में 10 मार्च 2024 एक प्रेडिक्टेड डेट है कि उस दिन हार्विंग होगी। 2012 में जब हार्विंग हुई थी उसके 365 डेज पहले लगभग उस टाइम पे बिटकॉइन का जो लास्ट क्रैश आया था उसका बॉटम बना था। उस समय बिटकॉइन का प्राइस था $2.54। सोचिए अगर उस टाइम पे ले लिया होता। ऐसा थॉट बहुत बार आता है दिमाग में, बट देन अगेन अभी सोचने का फायदा नहीं है। उसके इवेंट, हार्विंग इवेंट के 365 डेज बाद बिटकॉइन फिर से $1007 पे लगभग पीक आउट किया था। इसके बाद नेक्स्ट हार्विंग साइकिल आई 2016 में। इसमें हार्विंग वाले डे के 365 डेज पहले
लगभग बॉटम बना था। एग्जैक्ट बॉटम उस दिन नहीं था, बट लगभग उस टाइम पे एक अच्छा बाय रेंज आपको दिख रही होगी। हार्विंग के 365 डेज बाद बिटकॉइन उस समय भी पीक आउट नहीं किया था, बट हाँ एक अच्छी रैली मिल चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ महीने और रुकने के बाद वो पीक आउट किया है एंड गिरा है, बट एक टेंटेटिव अंदाजा अगर ले तो 365 डेज एक अच्छी रैली रही है। 2020 के हार्विंग इवेंट में भी बहुत ही सिमिलर पैटर्न हमको देखने मिला था। 365 डेज अगर पहले आप देखेंगे तो बाइंग रेंज से बिटकॉइन ठीक ठाक ऊपर आ गया था, बट फिर भी एक रैली उसने ऑलमोस्ट स्टार्ट ही करी थी। एंड 365 डेज बाद बिटकॉइन लिटरली पीक आउट कर रहा है, मतलब रेंज उस रेंज में तो कुछ महीने पहले ही आ गया था, बट ऑलमोस्ट पीक वहीं पे बनी है 365 डेज बाद। अब बात करते हैं 2024 में हार्विंग कब हो सकती है एंड उसके हिसाब से पीक आउट कहां पे हो सकता है एंड बॉटम कहां पे बन सकता है। अब ये चार्ट देखते हैं, इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पिछली 2 हार्विंग साइकिल्स में बिटकॉइन अपने पीक से 85% गिरने के बाद बॉटम आउट किया था। उस हिसाब से जो लास्ट पीक हमारी थी लगभग $69,000 पे, वहां से अगर बिटकॉइन फिर से 85% गिरता है तो फिर इसका बॉटम 10,500 के आसपास लगभग बनना चाहिए। इसका मतलब है बिटकॉइन करंटली 16,800 पे चल रहा है, तो इस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग पिछले 2 हार्विंग साइकिल्स को अगर देख के प्रिडिक्ट करें तो फिर हो सकता है बिटकॉइन यहां से भी काफी ज्यादा गिर सकता है। 69,000 से गिर के इसको 10,500 पे आना पड़ेगा, तब जाके वो 85% का फॉल होगा, जो कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। अगर बिटकॉइन एक्चुअली इसी तरीके से अपने पुराने साइकिल्स को रिपीट करता है एंड 10,500 के आसपास बॉटम आउट करता है, तो मार्च 2024 में अगली हार्विंग के बाद जून 2024 के आसपास इसको अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई रीगेन कर लेना चाहिए। मतलब कि आने वाले टाइम में 10,500 पर अगर बिटकॉइन अवेलेबल होता है एंड ये जून 2024 में अपने हार्विंग के 3 महीने बाद अगर अपना ऑल टाइम हाई प्रीवियस ऑल टाइम हाई रीगेन कर लेता है, तो विद इन 1.5 ईयर्स ये 6 to 7 टाइम्स की अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये रैली करके कहां जा सकता है ये कहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अगर अपने आप में भी जो अभी चैनल्स में दिख रहा है अगर ये हो जाता है, अगर प्रीवियस ट्रेंड जो बिटकॉइन का था हार्विंग साइकिल्स का वो रिपीट हो जाता है, तो भी ये 1.5 ईयर्स में 6 to 7 टाइम्स की अपॉर्चुनिटी है। बट अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं वो सब टेक्निकल एनालिसिस को देख के की हैं। हमने ये बोला है कि पहले क्योंकि बिटकॉइन ने इस तरीके से बिहेव किया है, पिछली हार्विंग साइकिल्स में बिटकॉइन का प्राइस यहां बॉटम आउट हुआ, यहां पीक आउट हुआ, इसलिए ये हम लोगों का प्रेडिक्शन है कि इस बार भी यहां पे बॉटम आउट हो सकता है एंड यहां पे पीक आउट हो सकता है। इसके पीछे कोई भी फंडामेंटल रीजन नहीं है। बिटकॉइन की वर्थ क्यों $69,000 की है, ये मैथमेटिकली किसी भी तरीके से किसी बेसिस पे कैलकुलेट करना मेरे को नहीं समझ में आता है। फंडामेंटली मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों बिटकॉइन की वर्थ उतनी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन ने पिछली हार्विंग साइकिल्स में बिटकॉइन के प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया है एंड अगर आने वाले टाइम में भी उसी तरीके से बिहेव करता है तो बिटकॉइन का प्राइस कहां हो सकता है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं, आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में क्या है, आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, एंड इस तरह की बहुत सारी और डिटेल्स के बिना फाइनेंशियल एडवाइस देना या फिर कुछ भी खरीदने या बेचने की एडवाइस देना पॉसिबल भी नहीं है एंड गलत भी है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा, अगर अपनी रिसर्च करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप इस डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो चाहे आप जितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, बिटकॉइन में आपको अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो में आपको 3 से 4% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब भले ही वो आप पूरा का पूरा बिटकॉइन में करें या अलग क्रिप्टो करेंसीज में भी डिवाइड करें, वो अलग बात है, बट क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास में आपको 3 से 4% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर ये एक्चुअली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है तो 3 से 4% पे आपके अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, बट अगर ये एक फ्लॉप शो निकलता है तो 96% बचा हुआ पोर्टफोलियो आपके इन लॉसेस को अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड बाय द वे, ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से एल्गोरिथम हमारे एफर्ट्स को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड कर देता है। टेक केयर, थैंक यू।